जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंकुर क्लासेस चैनल में। तो जैसा कि अभी हमारे प्रत्येक की क्लास नेक्स्ट वीडियो में प्रत्येक की क्लास हुई थी, आज हम बात करते हैं हिंदी का उद्भव और विकास के बारे में। इसी में पढ़ेंगे हम भाषा, मतलब कि भाषा परिवार, भाषा, फिर भाषाओं में कितनी, तो भाषा 3 प्रकार में बताई जाएगी, बोलियां, परिनिश्चित भाषा और राजभाषा। इसके बाद पढ़ेंगे लिपि। लिपि की बात आएगी हमारी भारतीय संविधान में हिंदी, मतलब कौन सा अनुच्छेद में हिंदी कितनी भाषाएं जोड़ी गई, कब, इसके बारे में। तो आज हम पढ़ते हैं पहले हिंदी का उद्भव और विकास, कहाँ से हिंदी का उद्भव और विकास हुआ है उसके बारे में, फिर पढ़ेंगे हिंदी भाषा हिंदी की। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। तो टॉपिक है हिंदी का उद्भव और विकास। हिंदी का उद्भव और विकास, क्या हिंदी का उद्भव और विकास। तो हिंदी के उद्भव और विकास में सबसे पहले कौन सी भाषा आई थी, तो बात करते हैं पहले हमारी आई थी संस्कृत। क्या संस्कृत क्रम हमारा कैसे चलता है, इससे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो पहले हमारा क्या बनता है, संस्कृत। संस्कृत के बाद कौन सा थी, पाली। पाली के बाद प्राकृत। प्राकृत के बाद हमारी आती अपभ्रंश। क्या थी, अपभ्रंश। फिर आवहट। फिर आती है हमारी प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी। लास्ट में हमारी क्या होती है, आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी। अब आने वाले समय में कौन सी आएगी, हमारी आएगी इंग्लिश। कौन सी, हिंदी प्लस इंग्लिश जो मिक्स होगी उसे बोलेंगे इंग्लिश। तो पहली कौन सी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, आवहट, प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। बात करते हैं संस्कृत की। तो संस्कृत को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने, तो 2 भागों में। वो कौन कौन से हैं, तो एक हमारा था वैदिक, दूसरा क्या था, लौकिक। तो संस्कृत को कितने, 2 भागों में डिवाइड किया गया, कौन कौन सा, वैदिक और लौकिक। अब बात करें वैदिक की, तो वैदिक में किसका होता है, तो इसमें मंत्रों का होता है, मंत्र। फिर क्या आएगा, वेद शास्त्र। वेद शास्त्र। दूसरा हमारा क्या आता है, लौकिक। लौकिक में क्या आएंगे, लौकिक में हमारे आएंगे श्लोक वगैरह। और ये श्लोक किसमें होते हैं, तो अभी तो ये हमारे किसमें होते हैं, रामायण हो गया, क्या रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत जब इतना आ गया तो ये भी देख लो कि रामायण का रचयिता कौन है, तो इसके कौन है, वाल्मीकि। वाल्मीकि। इन्हें और क्या है, इन्हें रत्नाकर भी, इन्हें रत्नाकर भी कहा जाता है। क्या, रत्नाकर। और महाभारत के तो वेद व्यास। जब पूछेगा रामचरितमानस तो तुलसीदास। रामायण के वाल्मीकि और इनको क्या, रत्नाकर। महाभारत के वेद व्यास। अब बात करते पाली की। तो पाली भाषा का प्रयोग कहाँ हुआ था, तो पाली भाषा का प्रयोग हमारे बौद्ध धर्म में हुआ था। इसमें बौद्ध में, उसमें क्या, त्रिपिटक। किसमें प्रयोग है, त्रिपिटक में। अब बात करें प्राकृत की, तो प्राकृत का प्रयोग जैन धर्म में, इसमें जैन धर्म में। फिर आता है हमारा अपभ्रंश। तो अपभ्रंश संप्रदाय में, किसमें, अपभ्रंश का प्रयोग संप्रदाय में किया गया है। अब बात करते हैं आवहट की, तो इसका मठ और मठांतर में प्रयोग किया गया। तो मठ होते हैं, ये बोलेंगे मठांतर, मठ या फिर मठांतर। तो पहली क्या, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, आवहट। फिर प्राचीन हिंदी की, तो प्राचीन हिंदी अरबी प्लस, अरबी और फारसी, जिसे अगर बोले तो मिश्रित हिंदी। क्या, मिश्रित हिंदी। तो मिश्रित हिंदी किसे कहा जाता है, तो मिश्रित हिंदी भी की प्राचीन हिंदी को
कहा जाता है किसकी, अरबी प्लस फारसी की मिक्स भाषा। अब बात करते हैं आधुनिक की, तो यहाँ क्या आएगा, संस्कृत और हिंदी। संस्कृत और हिंदी, संस्कृत और हिंदी बोले, संस्कृत या निष्ठ हिंदी। तो पहले क्या है, संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अवध, प्राचीन हिंदी। आधुनिक हिंदी का विकास कहाँ से हुआ, तो हम अवध और प्राचीन हिंदी न लगा के लगाएंगे, अपभ्रंश। हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ, ना कि अवध लगाएंगे। तो पहला संस्कृत को दो भागों में डिवाइड किया गया, वैदिक और लौकिक। वैदिक में क्या है कि मंत्र और वेद शास्त्र, लौकिक में श्लोक। श्लोक इसमें रामायण और महाभारत में, रामायण की रचयिता वाल्मीकि और महाभारत के वेद व्यास। पाली का प्रयोग कहाँ हुआ, तो बौद्ध धर्म में, त्रिपिटक में किया गया है। इसी तरह प्राकृत का जैन धर्म में, अपभ्रंश का संप्रदाय में किया गया है, अवध का मठ और मठांतर में किया गया है। इसी तरह प्राचीन हिंदी के अरबी प्लस फारसी यानी मिश्रित भाषा है। आधुनिक हिंदी में संस्कृत और निष्ठ हिंदी आएगी। क्या आएगी, संस्कृत और निष्ठ हिंदी, संस्कृत और निष्ठ हिंदी आएगी। अब बात करते हैं हम किसकी, हिंदी भाषा की। तो इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करें हिंदी भाषा की। अब हम बात करते हैं किसकी, हिंदी भाषा। तो हिंदी का उद्भव और विकास पता चलेगा कि हिंदी का उद्भव और विकास कहाँ से हुआ है। तो हिंदी भाषा, ये बोले तो भाषा का स्वरूप, भाषा का स्वरूप, हिंदी भाषा है, फिर भाषा का स्वरूप। पहला पॉइंट क्या आता है हमारा, पहला पॉइंट हमारा ये आता है कि भाषा शब्द का निर्माण कहाँ से हुआ है। पहला तो ये कि भाषा शब्द का निर्माण कहाँ से हुआ है। तो हम बता दें कि भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। क्या, तो पहला पॉइंट हमारा ये बनता है कि भाषा शब्द का निर्माण, भाषा शब्द का निर्माण, भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। संस्कृत की किससे, भाष धातु से हुआ है, भाष धातु से हुआ है। किससे हुआ है, तो भाषा का निर्माण कहाँ से हुआ, तो भाषा का निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। अगला पॉइंट आता है कि इसका अर्थ क्या होता है। हुआ तो भाष धातु से है, लेकिन भाष का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ देख लेते हैं। इसका अर्थ हमारा क्या होता है, इसका अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति। क्या, वाणी की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति या फिर बोलना। क्या अर्थ होता है, तो भाषा का निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। भाष का अर्थ क्या होता है, तो वाणी की अभिव्यक्ति या फिर बोलना। अब बात करते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या आता है। अगला पॉइंट देखते हैं, तो अगला पॉइंट आता है कि भाषा, भाष वाक्यताम, वाची। इसका अर्थ क्या होता है, भाष वाक्यताम वाची। तो इसका अर्थ क्या होता है, तो जिसका अर्थ है, लिखेंगे जिसका अर्थ है
इसका अर्थ क्या है? मनुष्य की व्यक्त वाणी ही भाषा है। इससे डिफिनेशन निकल आई। आज जब बोले कि भाषा किसे कहते हैं, सबसे सरल संस्कृत में भाषा वाक्यतम वाची, मनुष्य की व्यक्त वाणी ही क्या है? भाषा है। तो इतना क्लियर होगा कि भाषा का निर्माण कहाँ से हुआ। तो भाषा का निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति या फिर बोलना। दूसरा बन गया भाष वाक्यतम वाची, तो मनुष्य की व्यक्त वाणी ही क्या है? भाषा है। अब देखते हैं अगला पॉइंट हमारा कहता है, अब देखते हैं परिभाषा। इसकी भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा, तो क्या किस भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा वह साधन है, क्या? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों, यदि मन के भावों और विचारों को लिख कर अथवा बोलकर प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। उसे भाषा कहते हैं। उसे भाषा कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं बीच में अथवा। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि सामान्यता भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। तो हिंदी भाषा यानी भाषा का स्वरूप क्या? एक फिर से पूरा रिवीजन कर लेते हैं। क्या भाषा शब्द का निर्माण कहाँ से हुआ? तो भाषा शब्द का निर्माण, याद रखना कि भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। उस भाष का अर्थ क्या होता है? तो वाणी की अभिव्यक्ति या फिर बोलना। इसी दूसरे पॉइंट में क्या कहेंगे? भाष वाक्यतम वाची, जिसका अर्थ क्या है? मनुष्य की व्यक्त वाणी को ही भाषा कहते हैं। कुछ नया याद रखो, अगर इतना ही याद रखेंगे, अगर डिफिनेशन भी कोई भी पूछ ले कि भाषा किसे कहते हैं, तो मनुष्य की व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा, अगर डिटेल में जाना चाहे तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य के भावों और विचारों को हम बोलकर, लिख कर या फिर लिख कर और बोलकर प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। उससे भी सरल समानता भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को ही कहते हैं। वही चीज जो यहाँ बोला है, मनुष्य की व्यक्त वाणी की भाषा है, समानता भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को ही कहते हैं। आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर बात करते हैं हम कि भाषाओं की कुछ वैज्ञानिकों ने अलग अलग डेफिनेशन दे दी है। किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ। इतना नोट डाउन कर लीजिए पहले।
अब बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या आता है कि भाषा भाषा वैज्ञानिकों द्वारा दी गई भाषा वैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं से बने परिभाषाओं से बने भाषा का स्वरूप तो पहला पॉइंट इसमें क्या था कि भाषा वैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं से बने भाषा का स्वरूप। इसमें पहला पॉइंट क्या आता है कि भाषा सीमित और क्या भाषा सीमित और व्यक्त ध्वनियों का नाम है। भाषा सीमित और व्यक्त ध्वनियों का नाम है। ध्वनियों का नाम है जिन्हें हम क्या कि भाषा सीमित और व्यक्त ध्वनियों का नाम है जिन्हें हम अभिव्यक्ति को संगठित या फिर अभिव्यक्ति के लिए संगठित करते हैं। ये एक बात किसने कही थी? तो उसमें बोला गया है इसमें कि भाषा वैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं से बने भाषा का स्वरूप। तो पहले वैज्ञानिक ने कहा था कि ये बोला किसने था? ये बोला था क्रोनचेन। तो क्या बोला था कि भाषा सीमित और व्यक्त ध्वनियों का नाम है जिन्हें हम अभिव्यक्ति के लिए संगठित करते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरे वैज्ञानिक ने क्या कहा था। दूसरा पॉइंट हमारे ये आता है कि भाषा मनुष्यों के बीच संचार व्यवहार के माध्यम के रूप में तो क्या भाषा मनुष्य के बीच संचार व्यवहार एवं माध्यम के रूप में एक प्रतीक है। तो भाषा मनुष्य के बीच संचार व्यवहार और माध्यम के रूप में एक प्रतीक है। ये बात किसने बोली थी? ये बोला था वेंद्रे ने। वेंद्रे एक वैज्ञानिक है। प्रतीक है या प्रतीक व्यवस्था है। तो भाषा मनुष्य के बीच संचार व्यवहार के माध्यम के रूप में प्रतीक व्यवस्था किसने? वेंद्रे ने। अब तीसरे वैज्ञानिक देते ये क्या बोलते हैं, इन्होंने क्या कहा था भाषा के बारे में? तो मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान। तो मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त
ध्वनि संकेतों का व्यक्त ध्वनि संकेतों का व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार है, जो व्यवहार होता है या है, उसे उसे भाषा कहते हैं। उसे भाषा कहते हैं। तो मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनियों संकेतों का जो व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते हैं। ये किसने बोला? तो ये बोला था डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। अगला पॉइंट हमारा क्या आता है कि अगला पॉइंट आता है जिन ध्वनियों जिन ध्वनि चिन्हों जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, विचार विनिमय करता है, विचार विनिमय करता है, उसको समष्ट। तो क्या जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उन समष्ट रूप से भाषा एवं रूप को भाषा कहते हैं। रूप को भाषा कहते हैं। तो भाषा की एक डिफिनेशन, लेकिन वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग विचार दिए। क्रोंचे ने क्या कहा था कि भाषा सीमित और व्यक्त ध्वनियों का नाम है जिन्हें हम अभिव्यक्ति के लिए संगठित करते हैं। ये किसने कहा था? क्रोंचे ने कहा था। दूसरी बात, वेंद्रे ने क्या बोला कि भाषा मनुष्य के बीच संचार व्यवहार के माध्यम से एक रूप में एक प्रतीक व्यवस्था है। ये बात किसने? वेंद्र ने बोली थी। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने क्या कहा था कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ये बोला था डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। लास्ट में पॉइंट क्या आता है कि जिन ध्वनियों चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उन समस्त रूप को भाषा कहते हैं। ये हो गया अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा दी गई भाषा की परिभाषाएं। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं, ये हो गया हमारा भाषा। तो भाषा शब्द का निर्माण कहाँ से हुआ है? तो भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। फिर क्या था हमारा कि भाषा की परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिकों ने भाषा की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अब बात करते हैं भाषा की प्रकृति के बारे में। क्या आएगा पॉइंट हमारा? भाषा की प्रकृति। भाषा की प्रकृति। तो भाषा की प्रकृति कैसी है?
इसका जो पहला पॉइंट आता है वो क्या आता है कि सह सामाजिक तथा व्यवहारिक होती है। सह सामाजिक तथा व्यवहारिक होती है। व्यवहारिक होती है। तो भाषा की प्रकृति कैसी होती है? भाषा की प्रकृति पहला पॉइंट क्या है कि भाषा की प्रकृति सहज सामाजिक तथा व्यवहारिक होती है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या आता है? दूसरा आता है कि भाषा का स्वभाव, भाषा का स्वभाव परिवर्तनशील, भाषा का स्वभाव परिवर्तनशील होता है। भाषा का स्वभाव कैसा होता है? परिवर्तनशील होता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? ये भी देखते हैं कि भाषा भाषा शिक्षण कठिन में, भाषा शिक्षण कठिन में सरल की ओर चलता है। कैसे? सरल की ओर, कठिन में सरल की ओर चलता है। कहाँ कैसे चलता है? कठिन से सरल की ओर चलता है। चौथा पॉइंट हमारा कहता है क्या? भाषा एक निजी, भाषा एक निजी संरचना होती है। भाषा एक निजी संरचना होती है जिसका खुद का व्याकरण तथा नियम, जिसके होती है, जिसके जिसके खुद के जिसके खुद के व्याकरण तथा नियम होते हैं। खुद के व्याकरण तथा नियम होते हैं। खुद के व्याकरण तथा नियम होते हैं। तो क्या भाषा एक निजी संरचना होती है, इसके खुद के व्याकरण तथा नियम होते हैं। अगला पॉइंट क्या आता है कि भाषाएं भाषाएं एक दूसरे के शिक्षण में सहायक होती हैं। भाषाएं एक दूसरे के शिक्षण में सहायक होती हैं। कैसी होती हैं? सहायक होती हैं। तो ये हो गई हमारी क्या? भाषा की प्रकृति। भाषा की प्रकृति कैसी होती है? पहली बात तो वह सह सामाजिक तथा व्यवहारिक होती है। दूसरा पॉइंट आता है कि भाषा का स्वभाव परिवर्तनशील होता है। अगला पॉइंट क्या कहते हैं? भाषा शिक्षण कठिन से किसी सरल की ओर चलती है। भाषा एक निजी संरचना होती है जिसके खुद के व्याकरण और नियम होते हैं। भाषाएं एक दूसरे के शिक्षण में सहायक होती है। ये होगी हमारी भाषा की प्रकृति। अब बात करते हैं भाषा के रूप की। अगला पॉइंट क्या था कि भाषा के रूप। तो भाषा के तीन रूप होते हैं। क्या होते हैं? भाषा के तीन रूप होते हैं। कौन कौन से? पहली होती है बोलियां। बोलियां। दूसरा होता है परिनिश्चित भाषा। परिनिश्चित भाषा। और तीसरा नंबर जो होता है वो होता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा और राजभाषा। तो ये हो गया हमारे क्या? भाषा के स्वरूप। ये होगी भाषा की प्रकृति। ही भाषा के स्वरूप कितने? तीन। बोलियां, परिनिश्चित भाषा और राष्ट्रभाषा। अभी बोले तो राजभाषा। इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं, पहला क्या आएगा? बोलियां की।
अब हम बात करते हैं जो भाषा के शुरू में पहला क्या था, बोली। तो बात करें पहले बोली, तो बोलियां। तो इसकी डिफिनेशन बोली किससे कहते हैं। पहला पॉइंट हमारा ये है जैसे बोली किसे कहते हैं, तो भाषा के जिन रूपों का प्रयोग जनता अपने आम क्या अपने समूह या घरों में जो प्रयोग करती है उसे बोली कहते हैं। जो लोकल में लोग बोलते हैं अपने आस पड़ोस में उसे क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनती है हमारी कि भाषा के जिन रूपों का प्रयोग जनता अपने समूह या घरों में, अपने घरों या समूह में, बोले घरों या समूह में, तो भाषा की जिन रूपों का प्रयोग जनता अपने घरों या समूह में करती है उन्हें बोली कहते हैं। तो उससे बोली कहते हैं, उन्हें बोली कहते हैं। तो जो हम लोग लोकल में प्रयोग करते हैं, जो भाषा हम लोग लोकल में प्रयोग करते हैं उसे बोली कहते हैं। जो हम लोग आस पड़ोस में अपने दोस्तों के बीच में जो बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। तो भाषा की जिन रूपों का प्रयोग जनता अपने घरों या समूह में करती है उसे क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या आता है कि भारत में कुल मिलाकर टोटल कितनी बोलियां बोली जाती हैं। तो भारत में कुल मिलाकर 650 बोलियां बोली जाती हैं। बोलियां बोली जाती हैं। तो भारत में कुल मिलाकर 650 बोलियां बोली जाती हैं। अगला पॉइंट आता है कि हिंदी भाषा की सीमा क्या आएगा, हिंदी भाषा की सीमा किस क्षेत्र से कहां तक है। तो अगला पॉइंट आएगा हिंदी भाषा की सीमा। तो हिंदी भाषा की सीमा कहां से कहां तक है। तो अब पहला पॉइंट जो आता हुआ था कि पश्चिम में हिंदी भाषा कहां से कहां तक बोली जाती, बोली तो पश्चिम में जैसलमेर, राजस्थान से पश्चिम में क्या जैसलमेर कहाँ पड़ता है, तो जैसलमेर राजस्थान, तो क्या पश्चिम में जैसलमेर राजस्थान, तथा उत्तर पश्चिम में अंबाला, ये कहां पड़ता है, ये पंजाब में, अंबाला पंजाब। तो पश्चिम में जैसलमेर राजस्थान में, उत्तर पश्चिम में अंबाला पंजाब। अगला तो उत्तर में शिमला, ये कहां, तो हिमाचल प्रदेश से लेकर पूर्व में, उत्तर में शिमला हिमाचल प्रदेश से लेकर पूर्व में भागलपुर बिहार, कहाँ भागलपुर कहां पड़ता है, तो भागलपुर बिहार का दक्षिण पूर्व में रायपुर, कौन सा रायपुर, एमपी है, एमपी तक है। तो पहला पॉइंट कहते हैं बोलियां। तो भाषा के जिन रूपों का प्रयोग मतलब जनता बनी पब्लिक हो तो लोग अपने घरों या समूह में करती हैं उसे बोली कहते हैं। भारत में कुल मिलाकर कितनी, तो भारत में कुल मिलाकर 650 बोलियां बोली जाती हैं। अब कोई पूछेगा तो भारत में कुल मिलाकर 650 बोलियां बोली जाती हैं।
हिंदी भाषा की सीमा कहाँ से कहाँ तक है? तो पश्चिम में जैसलमेर राजस्थान, तो उत्तर पश्चिम में अंबाला जो कि पंजाब में है, उत्तर में शिमला हिमाचल प्रदेश से लेकर पूर्व में भागलपुर बिहार तक, दक्षिण पूर्व में रायपुर मतलब एमपी तक। इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर बात करते हैं हिंदी की बोलियों के बारे में। अब बात करते हैं हम हिंदी की बोलियों के बारे में। तो हमारा क्या पड़ेगा? हिंदी की बोलियां। हिंदी की बोलियां। तो अभी जो हमने बताया था कि हिंदी का उद्भव और विकास जब बता रहे थे, तो उसमें बोला था कि संस्कृत, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। आने वाले समय में क्या आएगी? इंग्लिश। जो हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स होगी तो हिंदी की बोलियां। तो हमने बोला था आधुनिक हिंदी का उद्भव कहाँ से, विकास कहाँ से हुआ? तो अपभ्रंश से, ना कि अवहट्ट लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे? अपभ्रंश। तो हिंदी की बोलियां। तो स्टार्ट करते हैं क्या? अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा से। अपभ्रंश से, तो अपभ्रंश में कौन 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 सी आएगी? तो उसमें आएगी सौर सैनी अपभ्रंश। क्या आएगी? सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश हिंदी के बोले में अपभ्रंश, इसमें क्या है? सौर सैनी अपभ्रंश। इसकी उपभाषा। अब बात करते हैं इनकी उपभाषा के बारे में। किसकी? सौर सैनी अपभ्रंश की उपभाषा के बारे में। तो इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया। कितने? 3 भागों में डिवाइड किया गया है। वो 3 भाग कौन कौन से? पहली आएगी वही पश्चिमी हिंदी। क्या आएगी? पश्चिमी हिंदी। दूसरी आएगी राजस्थानी। राजस्थानी हिंदी। और तीसरे नंबर पे जो आएगी वो आएगी पहाड़ी हिंदी। क्या आएगी? पहाड़ी हिंदी। तो अपभ्रंश किससे? सौर सैनी। इनकी भाषा कौन सी? 3 है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अब बात करते हैं पश्चिमी हिंदी की। तो पश्चिमी हिंदी को 2 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? वो होती है, एक आती है मेरी आकार बहुला, दूसरी आती है, सॉरी, एक आती है आकार बहुला, एक आती है ओकार बहुला। तो पहले लिखेंगे ओकार बहुला। ओकार बहुला। तो जो दूसरी आती है वो कौन सी आती है? वो आती है आकार बहुला। आकार बहुला। तो पश्चिमी हिंदी को 2 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से? ओकार बहुला और आकार बहुला। अब बात करते हैं ओकार बहुला की। इसमें कौन कौन सी आएंगी? तो इसमें आएगी पहली जो ब्रज भाषा, दूसरी आती बुंदेली, बुंदेली, और लास्ट में आएगी कन्नौजी। ये तीनों भाषा कैसी हैं? तो पश्चिमी हिंदी की, लेकिन कैसी है? ओकार बहुला है। अब बात करते हैं आकार बहुला की। तो आकार बहुला में कौन कौन सी आएगी? पहली आती कौरवी, जिसे बोलते हैं खड़ी बोली। क्या बोलते हैं? खड़ी बोली। खड़ी बोली। दूसरी क्या आती है हमारी? हरियाणवी। हरियाणवी। इसे क्या बोलते हैं? बांगरू। बांगरू बोली। तीसरे नंबर पे आती है हमारी दक्षिणी बोली। क्या आती है? दक्षिणी बोली। दक्षिणी बोली। तो पश्चिमी उपभाषा कितनी है? सौर सैनी की अपभ्रंश की उपभाषा 3। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी को 2 भागों में डिवाइड किया गया, ओकार बहुला और आकार बहुला। ओकार बहुला में कौन कौन सी आएगी? ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। फिर आकार बहुला में आएगी। अब बात करते हैं राजस्थानी की। तो राजस्थानी
में कौन कौन सी, इसमें आएगा टा वर्ग बहुला। क्या आएगा? टा वर्ग बहुला। टा वर्ग बहुला। तो टा वर्ग बहुला के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आएंगी वो भी देखते हैं। तो जो पहली आएगी वो आएगी मारवाड़ी। कौन सी आएगी? मारवाड़ी। दूसरी जयपुरी। तीसरे नंबर पे हमारी आती क्या? मेवाती। मेवाती। चौथे नंबर पे मालवी। फिर आती अवधी। अवधी। फिर बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन सी? छत्तीसगढ़ी। बात करते हैं पहाड़ी हिंदी की। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत दो आएगी, कौन कौन सी? कुमाऊनी और गढ़वाली। पहली कौन सी आएगी? कुमाऊनी और दूसरी आएगी गढ़वाली। कुमाऊनी और गढ़वाली। तो हिंदी की बोलियां कौन कौन सी? अपभ्रंश स्वर। इसमें कौन सा स्वर से नहीं? अपभ्रंश के अंतर्गत उपभाषा कितनी होती है? 3 होती हैं। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की बात करें तो इसमें इनको दो भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? ओकार बहुला, आकार बहुला। ओकार बहुला के अंतर्गत ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी आएगी। आकार बहुला के अंतर्गत कौरवी, खड़ी बोली। अच्छा, खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा था? तो खड़ी बोली की सबसे पहली बार कौरवी भाषा राहुल संकृतैन ने कहा था। किसने? तो राहुल संकृतैन ने। हरियाणवी को बांगरू बोली भी कहते हैं। और लास्ट में दक्षिणी बोली। उपभाषा दूसरी कौन सी है? राजस्थानी हिंदी। इसके अंतर्गत टा वर्ग बहुला कार आएंगी। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। लास्ट में थी पहाड़ी हिंदी जिसमें आती कुमाऊनी और गढ़वाली। इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं इसके कुछ पॉइंट्स उनके बारे में। तो इसका पहला पॉइंट क्या था? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत हमारी क्या एक थी? अवधी भाषा। उसके बारे में तो पहला पॉइंट क्या बताया कि अवधी क्या? अवधी उत्तर कोसल की बोली है। कैसी है? उत्तर कोसल की बोली है। कैसी? तो अवधी उत्तर कोसल की। कैसे? उत्तर कोसल की बोली है। दूसरा आती छत्तीसगढ़ी। ये भी किसकी है? राजस्थानी हिंदी की है। तो छत्तीसगढ़ी के बारे में बताएं तो छत्तीसगढ़ी 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 कैसी भाषा है? तो ये दक्षिण कोसल की बोली है। कैसी है? दक्षिण कोसल की दक्षिण कोसल की बोली है। दक्षिण कोसल की बोली है। तीसरा पॉइंट जो हमारा आता है वो था जयपुरी। क्या थी? जयपुरी। जयपुरी को डूनाडी। क्या कहते हैं? डूनाडी। डूनाडी भी कहते हैं। डूनाडी। अगर जयपुरी ना बोले, डूनाडी भाषा बोले तो जयपुरी को ही कहते हैं क्या? डूनाडी। अगला पॉइंट हमारा आता है कि ग्रियर्सन। क्या? ग्रियर्सन। नाम तो सुना ही होगा ग्रियर्सन का। ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को ने खड़ी बोली को खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी देसी हिंदुस्तानी
बोली कहा है? देसी हिंदुस्तानी बोली कहा है। तो निदर्शन में क्या पहला बन गया अवधी कौशल उत्तर की बोली है, छत्तीसगढ़ी दक्षिण कौशल की बोली है, और जयपुरी और बुनाडी बोली भी कहते हैं। राष्ट्रीय दर्शन ने खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी बोली कहा है। तो इसके बाद बात करते हैं क्या हिंदी की कुल 18 बोलियां हैं। कितनी है? 18 बोलियां हैं। वो कौन कौन से किसे कौन से पश्चिमी हिंदी में आती है, कौन से राजस्थान में, कौन सी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, इनके बारे में तो आज के लिए इतना ही। आगे का जो बोलियां हैं उनके नेक्स्ट क्लास में होंगी। तो थैंक यू दोस्तों।